हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, ये जो अभी आपने एक वीडियो देखी, ये भी एक ब्रॉयलर फार्म से कन्वर्ट हुआ लेयर फार्म है। जब मैंने ये पोस्ट किया था कि मैं ब्रॉयलर फार्म को लेयर फार्म में किस तरीके से बदलें इसके बारे में, तो मेरे पास एक फार्मर का मैसेज आया कि सर मैंने ऑलरेडी अपना ब्रॉयलर फार्म लेयर फार्म में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब साल भर पहले या उससे थोड़ा पहले किया था। अच्छा, मैं जो वीडियो बनाने वाला था, ये वाला फार्म मैं महाराष्ट्र में देख के आया था एक फार्मर का कई साल पहले। तो मेरे दिमाग में वही था, और लोग पूछते भी रहते हैं कि सर हम लेयर में आना चाहते हैं, लेकिन लेयर में ख़र्चा बहुत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। तो मुझे ये आइडिया था कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसा स्ट्रक्चर में खर्च किया जाए। छोटे लेवल पर लेयर फार्मिंग की जा सकती है। मतलब ब्रॉयलर टाइप के शेड में ही हम केजेस को फिट कर सकते हैं। तो जो फार्म मैं देख के आया था वो 2 टियर का था, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये 2 टियर है। 2 केजेस इधर हैं और 2 केजेस इधर हैं, मतलब ये जो है ये 2 केजेस का है, तो इसे 2 टियर कहा जाता है। तो वो 2 टियर का था, तो मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में वीडियो में वो सब दिखाया है जो फ़ोटोज़ इस फार्म की थी। लेकिन इसके बाद 3 टियर का फार्म, क्योंकि इन फार्मर ने हमारे लगाया हुआ है, तो उसके बारे में वो खुद बताएंगे। उन्होंने एक वीडियो भेजी है, इसका थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि ब्रॉयलर के बाद जब लेयर में आए तो मतलब उनका ये अच्छा डिसीजन रहा ब्रॉयलर को लेयर में कन्वर्ट करना। और एक जो अहम बात होती है ना इसमें, कि जो बीट गिरती है नीचे, क्योंकि इतने महंगे स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं वो इसी वजह से बनाए जाते हैं कि बीट नीचे गिरती है, तो वो जमा होती रहती है। फिर जब वो हम लेयर को खाली करते हैं तो उस टाइम वो एक ही बार साल में उस बीट को हटाया जाता है। लेकिन जब इस टाइप के फार्म बनाते हैं हम, तो नीचे बीट की प्रॉब्लम आती है। अगर वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर नहीं है तो फिर वो अमोनिया वगैरह बनने लगती है। तो उन्होंने उसमें स्क्रैपर भी लगाया है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। तो पूरा वीडियो देखते हैं हम किस तरीके से ये फार्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा उस वाले फार्म की जो मैंने महाराष्ट्र में विज़िट किया था, उसके बाद वो जो फार्मर ने हमें जो अपनी क्लिप और वो भेजी है फ़ोटो वगैरह, वो फिर हम देखेंगे। तो कई सारे ब्रॉयलर फार्मर को ये लगता है कि लेयर फार्मिंग में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि कॉस्ट हाई होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी वजह से वो इसमें नहीं आ पाते हैं। या किसी के लिए भी आना लेयर फार्मिंग में बहुत एक मुश्किल है। अगर वो पैसे वाला नहीं है, उसके पास अच्छा खासा पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो लेयर फार्मिंग में आना मुश्किल रहता है। लेकिन लेयर फार्मिंग अपने आप में होती बहुत प्रॉफिटेबल है अगर ठीक से की जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हाई होने की वजह से लोग इसमें नहीं आ पाते हैं। अगर 10,000 बर्ड्स का भी आप फार्म करेंगे तो लगभग 70 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं, और आधा पैसा तो खाली जो सिविल वर्क होता है ना उसमें ही स्पेंड हो जाता है। मतलब उसमें ही खर्चा जो है वो सिविल के काम में ही लग जाता है। अगर आप देखें तो ये लगभग 10,000 बर्ड का फार्म है, तो इसमें ये कंक्रीट के पिलर्स लगे होते हैं हर 10 फीट पे। फिर ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ऊपर स्टेज बनाई जाती है। तो खूब सारा जो खर्चा होता है मतलब इसके कंस्ट्रक्शन में। फिर दूसरी भी इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे केजेस का लगाना, पाइपलाइन का, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब जितना ये पत्थर का काम कराने में, जो कंक्रीट का काम होता है ये कराने में जो खर्चा आता है, ये बहुत अधिक होता है। तो सिविल वर्क अगर रिड्यूस हो जाए तो हम इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। मतलब ये जो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर ये 5-7 लाख में हमारा काम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बर्ड उस वाली कंडीशन में नहीं रह सकती है, मतलब ब्रॉयलर फार्म में नहीं रह सकती है, वो रह सकती है, बशर्ते हम उसे प्रॉपर वेंटिलेशन और वो सब चीज़ें प्रोवाइड करा दें। तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है लेयर फार्म के लिए। छोटे लेवल पर लेयर फार्म किया जा सकता है। तो केजेस एसेंशियल हैं या नहीं है, मतलब केजेस ज़रूरी होते हैं क्या? जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है
कि ये केज की डायमेंशन दी गई हैं, इसमें मुर्गी रहती है और अंडा देती है, तो वो लुढ़क कर इस जगह पर आ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेयर बर्ड को केजेस में ही रखें, आप डीप लीटर में भी रख सकते हैं उसे। जैसे ब्रॉयलर को रखते हैं ऐसे ही डीप लीटर सिस्टम में भी लेयर बर्ड को रखा जा सकता है, और लगभग 3000 बर्ड्स तक कन्वीनियंटली हम रख सकते हैं। और उस वाली मतलब जब डीप लीटर में रखते हैं तो बर्ड थोड़ी फ्री रहती है, तो उसकी सेहत भी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें बीमार हो जाती है। लेकिन हमें लेबर की रिक्वायरमेंट उसमें अधिक होती है, क्योंकि डेली के डेली आपको एग कलेक्शन करना होता है, जो कि एक हेक्टिक प्रोसीजर है। मतलब मान लीजिए अगर आपने 3000 बर्ड्स भी रखी हैं और वो 90% का उनका प्रोडक्शन है, पीक प्रोडक्शन 90% या 92% है, तो आपको डेली 2700 अंडे मिलेंगे, और 2700 अंडे कलेक्ट करना वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक मुर्गी जिस जगह अंडा देती है ना, तो वो रोज़ जाके वहीं पे अंडा देती है। तो अगर 2-4 मुर्गियों ने भी ऐसी जगह मतलब फार्म में खोज ली जहाँ पर वो अंडा दे रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, अंडा देने के टाइम वहाँ भीड़ सी लग जाती है। तो जो वो सुबह का समय होता है, मतलब मान लो 8 बजे से 12 बजे तक का या उससे थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें वो मुश्किल आने लगती है। तो डीप लीटर में रख तो सकते हैं, लेकिन अंडों के कलेक्शन की वजह से और इन सब परेशानियों की वजह से ज़्यादा हम डीप लीटर में बर्ड को ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रख सकते हैं। 1-2 हज़ार अगर हमें करनी है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हमें केज की ज़रूरत पड़ती है। जो डिज़ीज़ होती हैं जैसे कॉक्सीडियोसिस है, नेक्रोटिक एंट्राइटिस वगैरह है, ये बर्ड में आ जाती है। अदरवाइज़ बर्ड स्ट्रेस फ्री लाइफ डीप लीटर में अपनी जीती है। तो केज हमें चाहिए होते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो लेबर की कन्वीनियंस है कि हमें नीचे से अंडे चुगने ना पड़े और अंडा कलेक्ट करना आसान रहे, तो इस वजह से केज रखे जाते हैं। अब एक बार कॉस्टिंग देख लेते हैं, फिर आगे की बात हम इसमें करते रहेंगे। फिर वो वाली वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, और इसके जो पिक्चर हैं फार्म्स के कि किस तरीके से बनाया जाता है वो भी दिखाऊंगा। तो 6000 बर्ड के लिए हम एक कॉस्टिंग निकालते हैं। फार्म की विड्थ जो होती है वो नॉर्मली 24 से लेके 30 फीट तक की विड्थ रहती है, मतलब जो उसकी चौड़ाई रहती है। लंबाई यहाँ पर जो ली गई है 165 फीट रहती है। वैसे 150 से 180 फीट तक के फार्म नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं। तो रेयरिंग कॉस्ट कितनी आती है बर्ड की, अगर हम ये देखें, रेयरिंग कॉस्ट का मतलब है उस स्टेज तक, चूज़े से लेके उस स्टेज तक बर्ड जब पहला अंडा देती है अपने लेइंग फेज़ का, तब तक कितना खर्चा बर्ड के ऊपर हो जाता है ये देख लेते हैं। 40 रुपये के लगभग का चूज़ा होता है। उसके बाद फीड की जो कॉस्ट होती है, चिक से लेके पुलेट का जो के एज में जो बर्ड है वो लगभग 5 किलो फीड खा जाता है। अगर 30 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो 150 रुपये का फीड हो गया। 40 रुपये का चूज़ा था तो 190 रुपये तो यही हो गए। इसके बाद मेडिसिन वैक्सीनेशन वगैरह भी होता है, 25 रुपये उसके आप लगा लीजिए। मैनेजमेंट, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह के भी खर्चे जो होते हैं वो 15 रुपये उसके लगा सकते हैं। तो बर्ड की जो कॉस्ट आती है पहला अंडा देने तक, चूज़े से लेके पहला अंडा देने तक, वो लगभग 230 रुपये के लगभग आती है आज के टाइम में। थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है लेकिन शायद कम नहीं होगी। इसके अलावा मुर्गी की कॉस्ट होती है कलिंग कॉस्ट, मतलब जब मुर्गी अंडे दे चुकी होती है और आपको उसे फार्म में से निकाल के फार्म खाली करना होता है, उस टाइम मुर्गी लगभग 85 रुपये, मतलब 55 से 85 रुपये की बिक जाती है। तो अगर आजकल का टाइम देखें तो क्योंकि ब्रॉयलर भी महंगा बिक रहा है, तो हम 85 रुपये से मान के चलते हैं। तो 230 में से अगर 85 रुपये हम माइनस कर दें तो 145 रुपये हमारी बर्ड के ऊपर कॉस्ट आती है। तो 6000 बर्ड के ऊपर लगभग 8,70,000 रुपये की कॉस्ट आती है। फिर रनिंग कॉस्ट को अगर हम देखें, डेली के डेली हमें उसे फीड भी देना होगा, लेबर वगैरह, मैनेजमेंट, मेडिसिन सभी कुछ होगा। तो 100 से 110 ग्राम एक मुर्गी एक दिन में दाना खाती है। 25 रुपये के हिसाब से अगर उस दाने की कॉस्ट है पर केजी, तो 2 रुपये 70 पैसे का एक मुर्गी एक दिन में दाना खाती है। मैनेजमेंट, 2 लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ मिला के हमें 25,000 रुपये महीने का खर्चा ये बैठता है। तो अगर एक्सपेंडिचर हम देखें एक महीने का तो वो कितना आता है, लगभग 5,11,000 रुपये एक महीने का खर्चा।
अच्छा, जब अंडा देना शुरू कर देती है तो अंडा बिकने लगता है आपका, तो वो पैसा फिर सर्कुलेशन में आ जाता है। ये जो 5 लाख रुपया है ये सर्कुलेशन में घूमेगा आपका। इसके बाद जो एग प्रोडक्शन होता है वो होता है लगभग 90%, अगर हम एग प्रोडक्शन मान के चलें तो 5400 अंडे एक दिन में होते हैं। और 4.25 अगर लिफ्टिंग रेट है, जो कि आजकल 3.90 से 4.5 तक चलता है, तो 30 दिन में आप 6,88,500 रुपये कमाते हैं। तो अर्निंग जो होती है, मंथली अर्निंग अगर हम देखें तो 1,77,500 रुपये की अर्निंग होगी 6,000 बर्ड में। तो ये साल का हो गया लगभग 21,30,000 रुपये। और इसमें से अगर हम 8,70,000 रुपये ये वाले माइनस कर दें जो बर्ड की कॉस्ट आई थी रियरिंग में, तो लगभग 12,60,000 रुपये की आपकी नेट इनकम पर ईयर हो जाती है। मतलब 1,10,000 रुपये करीब आपकी मंथली इनकम हो जाती है 6,000 बर्ड के फार्म में, अगर सब कुछ मतलब ठीक ठाक चले नॉर्मल कंडीशन में। तो ये बर्ड की इकोनॉमिक्स हो गई। अब मैं इसमें आपको सीधा सीधा ये पिक्चर्स दिखाऊंगा और हम इसे देखते चलेंगे कि फार्म कैसे मतलब रहता है, डायमेंशंस वगैरह और वो सब, क्योंकि हर एक उसमें अलग अलग रहता है। 2 टियर बनाएंगे तो अलग रहता है और 3 टियर बनाएंगे तो उसमें अलग रहता है। अच्छा, ये 2 टाइप के फार्म हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने 2 टियर देखा था, लेकिन अब एक फार्मर ने 3 टियर भी लगाया हुआ है, तो वो भी पॉसिबल है और अच्छा रन भी कर रहा है वो फार्म। तो दोनों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो 3 टियर का मतलब है 3 केजेस एक तरफ होते हैं और 3 केजेस दूसरी तरफ रहते हैं, तो ये तो कहलाता है 3 टियर। ये नॉर्मली जो हम प्लेटफॉर्म वाले फार्म देखते हैं, नॉर्मल जो लेयर फार्म बनाए जाते हैं इस टाइप के, तो उसमें 3 टियर सिस्टम लगाया जाता है। लेकिन ये वाला जो फार्म था इसमें 2 टियर था, मतलब 2 केज एक तरफ थे और 2 केज दूसरी तरफ थे। तो पहले ये वाला देख लेते हैं 2 टियर, फिर 3 टियर वाला हम देख लेंगे। ये तो बिल्कुल ही मैनुअल फार्म है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एंगल आयरन के ऊपर ये लगाया हुआ है, फिट किए हुए हैं केजेस, और साथ साथ क्या है पाइपलाइन फिट की हुई है जिसमें निप्पल वगैरह जाते हैं, और ये फीडर यहाँ पर लगाए हुए हैं। इनमें जो केजेस की डायमेंशन रहती है 2 टियर में या 3 टियर में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें चेंज हो जाए, मतलब केज का साइज़ सेम ही रहता है। इसमें हम 5 के लगभग बर्ड्स रखते हैं, 3 से लेके 5 तक बर्ड्स रखी जाती हैं। केज का जो फ्रंट होता है, ये जो आगे का हिस्सा है ये वाला, ये 20 इंच का रहता है या 500 मिलीमीटर। केज की जो डेप्थ है, जो इस टाइप से डेप्थ रहती है, ये रहती है लगभग 15 इंच। और केज की हाइट फ्रंट में, मतलब यहाँ पर जो केज की हाइट है वो 17.5 इंच रहती है, और केज की हाइट बैक में रहती है 15 इंच। ये इस वजह से डिफरेंस है ताकि यहाँ पर एक स्लोप बन जाता है और अंडा जो पीछे मुर्गी देती है वो लुढ़क कर यहाँ पर इस जाली में आ जाता है। फ्लोर स्पेस एक बर्ड को 60 स्क्वायर इंच इस टाइप के केजेस में दिया जाता है, और फीडर स्पेस रहती है लगभग 4 इंच। और एक बर्ड को 2 वाटर निपल्स में एक्सेस रहनी चाहिए, मतलब एक वाटर निपल इधर रहता है और एक इधर रहता है। वेंकीज़ हालांकि थोड़ी ज़्यादा स्पेस को रिकमेंड करती है, वो लगभग 65 स्क्वायर इंच एक बर्ड को जगह रिकमेंड करती है। तो जिसमें 5 रखे जा रहे हैं उसमें आप 4 बर्ड भी रख सकते हैं। तो ब्रॉयलर फार्म की जो यूजुअल विड्थ होती है वो लगभग 25 से लेके 30 फीट तक रहती है, और 3 रोज़ उसमें मतलब ईज़िली हम लगा सकते हैं 2 टियर वाली। अगर यहाँ पर आप देखें तो हमने उसका जो विड्थ थी वो लगभग 26 फीट ली थी वहाँ पर, और 165 फीट लंबाई ली थी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 60 इंच, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 15 इंच केज की चौड़ाई है, तो ये टोटल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 60 इंच या 5 फीट कह सकते हैं इसे। बीच में 2 फीट का हमने गैप छोड़ा, ये 24 इंच का। इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर स्पेस ज़्यादा है तो। फिर दोबारा से 60 इंच के केजेस आए, फिर 2 फीट का गैप, फिर दोबारा से 60 इंच के केजेस आ गए। इधर थोड़ी सी जगह रह जाती है, 2 से 3 फीट आप इधर छोड़ सकते हैं। तो अगर इसे काउंट करेंगे आप 5, 10, 15, 15 और 2 19, और 2 फीट अगर इधर लगाएं
तो ये 23 फीट जगह हो जाती है। तो अगर आपके पास जैसे 26 फीट का फार्म है, 25 फीट का है, 27 फीट का है, 28 फीट का है, तो उसी हिसाब से आप बीच की जगह को छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई केजेस को प्लेस करने की बात। ये 2 टियर सिस्टम है। अगर 3 टियर सिस्टम होता तो यहाँ पर 2 ही रोज़ आ पाती, मतलब इतने बड़े फार्म में। उसमें हम 3 रोज़ नहीं लगा सकते हैं। 3 रो लगाने के लिए हमें लगभग फिर 36 फीट चौड़ा फार्म चाहिए होता है। तो अगर 3 टियर सिस्टम है तो 2 ही रो आती हैं, और 2 टियर सिस्टम है तो 3 रो आ जाती हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि अपना खर्चा वगैरह सब देखते हुए और अपना बजट देखते हुए वो फ़ैसला आपको खुद लेना होगा। दोनों ही किए जा सकते हैं। तो केज का जब फ्रंट 20 इंच है, जैसा कि मैंने बताया था, तो 5 बर्ड उसमें आती हैं। अगर फ्रंट उसका 20 इंच है, 5 बर्ड्स आती हैं, 4 केजेस उसमें लगे हुए हैं और 3 रोज़ हैं, तो टोटल बर्ड 20 इंच या 1.67 फीट जो लेंथ होगी उसमें कितनी आएंगी? 60 बर्ड आ जाएंगी। तो यूजुअली जो ब्रॉयलर फार्म्स होते हैं 150 से 180 फीट के रहते हैं, और ये वाला जो फार्म जिसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था 165 फीट का लिया था, तो उसमें आराम से आपकी 5400 से लेके 6500 बर्ड्स तक आ सकती हैं। तो 165 फीट लंबा अगर फार्म है तो आपकी उसमें मतलब केजेस अगर उतने होंगे तो आपका मतलब केजेस की लंबाई 165 फीट रहेगी। उसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपको एंड्स में छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें आपकी लगभग 6000 बर्ड आ जाएंगी, 5400 से लेके 6500। और 2 से 3 फीट का स्पेस हम छोड़ते हैं एंड में भी, ताकि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे अगर आप खुद का स्क्रैपर लगाएंगे लीटर को हटाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी आपको, तो वहाँ पर कुछ जगह एंड में भी छोड़ी जाती है। एग जो आप कलेक्ट करते हैं वो टेम्परेरीली आप फार्म में ही रखते हैं, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए थोड़ी। और कर्टेंस वगैरह ऐसे ही प्रेजेंट रहने चाहिए जैसे ब्रॉयलर फार्म्स में रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एग रोलर स्पेस है जहाँ पर एग रोल होके इधर से नीचे आ जाता है। ये फीडर लगा हुआ है, बाकी हमारी हैंड्स हैं। और ये 2 टियर सिस्टम है, 2 इधर हैं केजेस और 2 इधर हैं। और ये वाली जो लेंथ है ये है हमारी लगभग ये 5 फीट लेंथ है या 60 इंच। ये एंगल आयरन पर खड़ा हुआ है, ये मतलब जो केजेस हैं एंगल आयरन के ऊपर हैं। तो एंगल आयरन जो है ये लगभग 3 से 4 मिलीमीटर का एंगल आयरन है। इसकी मजबूती आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा, जब केज लगाने वाले आपके यहाँ आएंगे या जो केज लगाएंगे वो खुद ही आपको सजेस्ट कर देंगे कि कौन सा एंगल आयरन आपको लगाना चाहिए। ये यहाँ नीचे कंक्रीट में लगाया जाता है, मतलब थोड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसे कंक्रीट में आरसीसी में हमें फिक्स करते हैं। तो इसकी जो हाइट है ये 2 फीट तक रहती है, 2 से 2.5 फीट तक। और नीचे ये इसकी बीट गिरती रहती है, जो मैन्योर है वो यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। अब ये जो मैन्योर कलेक्शन है ये अपने आप में एक चैलेंज साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक कोई वो लेना पड़ता है, मतलब कोई इसका मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर आप इस टाइप का फार्म बनाते हैं तो ये एक बैरो टाइप का एक वो आता है लॉरी टाइप से। तो इसमें आप यहाँ पर हर तीसरे चौथे दिन इसे आपका लेबर यहाँ से स्क्रैप करके इसे इसमें कलेक्ट करके बाहर फेंक के आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक ऑटोमेटिक स्क्रैपर लगाया जाता है, जैसा कि अभी वीडियो में आप देखेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि बड़े वाले फार्म्स में क्या होता है, जो पिलर के ऊपर रहता है कि वो सब बीट नीचे गिरती रहती है और उसे उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ये फार्म में ही पड़ी रहती है। अगर ये किसी वजह से गीली हो जाती है या कोई लूज़ ड्रॉपिंग होने लगती है, फीड में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ और होता है, तो ये नीचे से गीला होने लगता है और यहाँ पर अमोनिया बनने लगती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। तो स्क्रैपर लगवा लेना बहुत अच्छा है। स्क्रैपर बहुत सस्ते में लग जाता है, 1.5-2 लाख रुपए में आपका वो स्क्रैपर लग जाएगा और आपका लेबर का ये वाला कॉस्ट बच जाएगा। वो कोई बहुत महंगा नहीं लगता है।
तो वो वीडियो में आप अभी आगे देखेंगे। हालांकि इस वाले फार्म में ये जो मैन्योर उठता था ये लगभग 10 से 12 दिन में उठाते थे, और वो स्क्रैप ही करते थे। इसे स्क्रैप करके इस टाइप की उसमें रख लिया, पहिए वाली जो गाड़ी होती है, और उसे वो बाहर फेंक के लेबर आ जाता था। तो लेबर की अगर प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, तो आपको स्क्रैपर लगाना ही पड़ेगा उसमें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फार्म एंगल आयरन्स के ऊपर खड़ा हुआ है। इस फोटो में अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये एग रोल है, यहाँ पर नीचे लुढ़क के अंडा आ जाता है और फीडर इस टाइप से लगाया हुआ है। ये यहाँ पर निप्पल लगे हुए हैं। तो इस तरीके से निप्पल लगाए जाते हैं कि बर्ड जो है वो एक बर्ड 2 निप्पल को एक्सेस करे कम से कम। जो बड़े फार्म लगते हैं, चाहे 30,000 का लगाएं, 50,000 का लगाएं, अगर मैनुअल रहेगा तो उसमें सारी की सारी फिटिंग और वो सब ऐसी ही रहती है। स्ट्रेस लेवल मुर्गियों का और सब कुछ ऐसा ही रहता है जैसा इस वाले फार्म में मतलब मैंने देखा या मुझे नज़र आया। बल्कि इसमें थोड़ा सा बर्ड्स अच्छे रहते हैं क्योंकि क्राउडिंग कम होती है, आवाज़ वगैरह कम रहती है और नेचुरल लाइट भरपूर रहती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें प्रोडक्शन की या किसी और चीज़ की। तो जो प्रॉब्लम उसमें आएंगी वो इसमें आएंगी, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं बीच में ये स्पेस यहाँ पर छुटी हुई है। तो ये 2 से 3 फीट की हमें स्पेस देनी होती है जिसमें से लेबर मतलब जाता है, वो फीड वगैरह भी डालता है लेबर, और दूसरा एग भी कलेक्ट करता है। तो ये वाली आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने ये फिट किया हुआ है। ये ट्रस के लिए हैं, ये जो लोहे की रॉड लग रही है ये शेड को मजबूती देने के लिए हैं। तो ये स्पेस रहती है ताकि लेबर यहाँ पे अंडे कलेक्ट करता रहे आसानी से। तो लेयर फार्म करना मतलब कम पैसों में, कम लागत में एक मतलब बहुत अच्छा लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है ऐसे दौर में जब ब्रॉयलर फीड इतना महंगा हो गया है। ब्रॉयलर में चैलेंजेस बहुत आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या हो, सोया सस्ता हो या नहीं हो, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि बारिशें हुए जा रही हैं। तो फसलें सोयाबीन की किस तरीके से इम्पेक्ट होती हैं ये कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। और आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये फ़र्श कराया है, ये कच्चा नहीं है। तो कच्चा नहीं रहने देना है, अदरवाइज़ ये बीट को कलेक्ट करने में और उस सब में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले फ़र्श को इसमें पक्का करा लेना चाहिए। ऊपर स्प्रिंकलर और फॉगर भी लगे हुए हैं गर्मी के लिए, क्योंकि मैंने जून में विज़िट किया था ये फार्म, तो उस टाइम ये चल भी रहे थे। तो अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही मतलब प्लीजेंट था बर्ड्स के लिए, ये देख सकते हैं आप। तो एग कलेक्शन भी मतलब अच्छा था, 92-93% के करीब प्रोडक्शन हो रहा था जून में। तो और अंडे का साइज़, उसकी क्वालिटी, शेल थिकनेस, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ऐसी देखने को नहीं मिली थी। तो अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था और इसमें लगभग 6,500 से 6,500 अंडे डेली प्रोड्यूस हो रहे थे। और अंडों में एक ख़ास बात ये रहती है कि ट्रेडर आपके फार्म से ही आके ले जाते हैं, मतलब अंडे बेचने में कोई परेशानी आती ही नहीं है। और अगर आपका अंडे का प्राइस मान लीजिए डाउन है, आप नहीं बेचना चाहते हैं, तो अगर आप एसी वाले रूम में अंडों को रखते भी हैं तो आप 1 महीने तक आराम से इसे रख सकते हैं अंडों को बिना ख़राब हुए। तो जब आपको लगे कि अब प्राइस अच्छे हैं उस टाइम आप बेच सकते हैं। लेकिन ब्रॉयलर में ऐसा नहीं कर सकते, उसमें तो एक बार आपने डाल दिया फिर वो 40 दिन के 42 दिन के बाद आपको बेचना ही है, अदरवाइज़ वो FCR बढ़ता चला जाएगा उसका। तो देख सकते हैं किस तरीके से पाइप काट के ये फीडर बना दिया गया है इसका। और एक अगर आप वो देखें केज तो उसमें 5 बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो एक केज में 5 बर्ड्स रखी गई हैं। और केज का फिर मैं आपको बता दूं, जो ये है ये 20 इंच है और ये 15 इंच रहता है। और ये जो एंगल आयरन लगे हैं ये भी लगभग 4-4 5-5 फीट की दूरी पर लगे हैं।
अब आप देख सकते हैं ये जगह खाली छूटी हुई है, इधर भी ऐसे ही साइड में जगह छोड़ी गई है। तो ये ज़रूरी होती है जगह ये छोड़नी, इतनी बिल्कुल घिच पिच करके नहीं मतलब बनाना है फार्म को, उसे प्रॉपर स्पेस हमें देनी होगी। ये बाहर से आप देख सकते हैं फार्म, यही कंक्रीट के पिलर लगा के ब्रॉयलर के लिए इन्होंने बनाया था, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया लेयर में। तो वही छोटा, लेकिन जाली अच्छी लगाई है ताकि कोई इसमें नेवला या कुछ ऐसी चीज़ें अंदर ना चली जाएं। तो मज़बूत जाली है और 1 फुट की दीवार है, बाकी पर्दा लगा हुआ है। तो ये तो था अभी तक जो मैंने फार्म देखा था उसके बारे में। अब ये कुछ फ़ोटो हैं पहले उनके फार्म की, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद हम एक ये वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने खुद इसके अपने फार्म के बारे में बताया। इसमें ख़ास बात जो है ना वो स्क्रैपर की है, जो बीट उठाने वाला स्क्रैपर है वो एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इन्होंने ऑटोमेटिक लाइटिंग वाइटिंग का भी किया हुआ है, तो वो हम इनकी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने इकोनॉमिक्स और फीड के ऊपर बताया गया है। फीड फार्मूलेशन हम भी करते हैं, तो आप उसके लिए नीचे लिंक देख सकते हैं, फीड फार्मूलेशन अगर आपको कराना हो लेयर बर्ड्स के लिए। बाकी ये वीडियो आप देखिए। ये हमारा ब्रॉयलर शेड था जिसको हमने मॉडिफाई करके अपना लेयर फार्म में कन्वर्ट किया है। ये जो पुली लगी हुई है ये अपनी स्क्रैपर की है, और आप देख पा रहे हैं कि यह बीट जो है तुरंत नीचे गिर जाती है। ये पूरी 91 इंच का चौड़ी नाली बनाई गई है जिसमें अपना स्क्रैपर चलता है। और ये केजेस जो हैं ये 14x21 के हैं, जिसमें 5 बर्ड आती है अपनी। साथ में ये वाटर चैनल है अपना, इससे मतलब मुर्गी को मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है पानी वानी पीने में, और अपनी गर्मी के टाइम पे बहुत ही आफियत मिलती है इसमें। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपना, जैसे लोगों के डाउट्स होते हैं कि आपने मतलब कि ये कैसे रोका इसको केजेस को अपना नीचे। तो इसमें 5-5 फीट पे एंगल जाम हुए हैं आरसीसी पे, और बाकी एंगल जाम होने के बाद पटिया लगती है उसके ऊपर। पटिया के ऊपर फिर ये अपने जितने भी केजेस हैं वो लगाए जाते हैं। ये हमारा 3 टेयर का है, और 3 टेयर में अपना स्क्रैपर भी अच्छे से वर्क करता है और बर्ड भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे स्क्रैपर का मोटर है और ये हमारा स्क्रैपर है। बाकी यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, ये इसका पैनल लगा हुआ है स्क्रैपर का। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। इसमें 2 मोड है, एक ऑटो मोड है, एक मैनुअल मोड है। मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको ओपन करके अपनी एमसीबी को ऑन कर लिया हमने। ये अपना ये सिग्नल आ गया कि ये अपने सारे कनेक्शन सही है। उसके बाद में यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा इसको। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरा स्क्रैपर जो है अपना चलने लगा। ये स्क्रैपर हमारा चलने लगा है, और साथ ही साथ इसमें अपना एक तरफ से ये स्क्रैपर को खींच के ले जाएगा, जिसमें एक जैसे ट्रैक्टर में करहा लगा होता है उस टाइप का होता है। उससे इसका इधर से वो उड़ जाता है, और दूसरी साइड से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे खींच के लाता है। ये अपना स्क्रैपर जो है उधर से आ रहा है बीट को खींचते हुए। इससे डेली एक बार चला देने से कभी भी आपके शेड में अमोनिया नहीं बनने पाती है, और जब अमोनिया नहीं होती तो बर्ड ऑटोमेटिकली हेल्दी रहती है, और किसी भी प्रकार की बीमारियां और इन सब चीज़ों से, और जितनी भी अपनी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, सांस की बीमारी, ये सब किसी भी तरह प्रकार की नहीं आने पाती हैं। और इसकी लागत भी बहुत कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये आपका 2.25 से 2.5 लाख रुपए में आपका मतलब कि तैयार हो जाता है आपका स्क्रैपर का पूरा ये। और बाकी आपके केजेस जो हैं, इसका करंट रेट
जो है कंपनीज में लोहे के हिसाब से वो लोग निकालते हैं कि जो भी मतलब करंट रेट होगा लोहे का, उसके हिसाब से। जब मैंने लगवाया था तो ये 86 रुपये में कंप्लीट मिला था हमें, विद लेबर और ये सब चीज़ें। ये अपना स्क्रैपर आ रहा है, ये अपना इसको बीट को खींचते हुए। ये अपने आप यहाँ पे आके ये एक तरह का ये लिमिट स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच देख रहे हैं, ये स्विच लगा हुआ है, ये अपने आप इस पे आके यहाँ पे रुक जाएगा। ये इसमें मतलब किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई ख़तरा नहीं है कि आगे स्क्रैपर चलता चला आएगा या कुछ है, या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत। देखिएगा अभी यहाँ पे रुकेगा कि ये स्क्रैपर अपना ये रुक गया अपने आप। यहाँ पे जैसे ही ये इससे टच हुआ और ये स्क्रैपर रुक गया। अब स्क्रैपर को फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से वापस जाएगा ये देखिए ऐसे ये वापस जाता है, ये यहाँ से लिमिट स्विच। अब ये उठ के जाएगा इधर से उधर तक कि अब देख सकते हैं कि आप ये कितना क्लीन हो गया है, पहले के मुकाबले में ये कितना क्लीन हो गया है। इसमें ना तो किसी प्रकार की गंदगी अंदर बचती है ना कुछ, और ये लिमिट स्विच जो है आपका मतलब कि एक तरीके से बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बाकी आ गई केजेस की बात। केज हमारे हैं ये 14x21 के 5 बेड के हैं, और इसमें वाटर चैनल ये लगा हुआ है, ये निप्पल सिस्टम लगा हुआ है, और साथ में ये फीडर है। सब इसका मतलब कि कंप्लीट आपको मिलता है। साथ में वेंटिलेशन के लिए फ़ैन लगे हुए हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। और जितनी भी हमारी रूफ़ की सीलिंग है, इसको जो है चूने से और सीमेंट से इसकी पुताई की गई है, स्प्रे किया गया है इसके ऊपर, ताकि अंदर की जो लाइट है वो थोड़ी कम लाइट में अच्छी लाइट मिले बर्ड को। बाकी पूरा ये जो आपको मैं बता रहा था कि ये मतलब कि स्क्रैपर जो है ये चलता है, तो ये स्क्रैपर 2 रो के लिए हमारे फार्म की जो लेंथ है वो 160 फीट की है, और जो विड्थ है वो 30 फीट की है। ये अपना स्क्रैपर उधर से आ रहा है, ये अपनी लगातार रस्सी चल रही है, उधर से स्क्रैपर आ रहा है। जब वाला उधर स्क्रैपर पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक में ये पुली है, पुली पे मतलब कि ये वर्क कर रहा है। ये पुली लगातार मतलब कि इसको मतलब कि घुमाती है इधर से उधर और उधर से उधर, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। इस पर मतलब कि इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस तरफ निकासी होती है उस तरफ थोड़ा गहरा रहता है, और जिधर से मतलब कि ये जिस साइड मैं अभी बैठा हूँ इस साइड 1.5 फीट का रहता है, और आगे की तरफ 2 फीट का हो जाता है। ये पूरे पैनल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, जिससे मतलब कि अपना पावर बैकअप के लिए लाइट कभी मतलब कि सडन चली जाए तो साइन वेव इन्वर्टर का ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उससे तुरंत मतलब कि ब्लिंक नहीं होता है बर्ड को। साथ में एक और चीज़ फार्म पे लगी हुई है जिसको कहते हैं GIC LNT का टाइमर स्विच। ये है अपना टाइमर स्विच। इसको लगाने से क्या होता है, हम अपना जो ऑन ऑफ टाइम है उसको मतलब कि पूरा का पूरा ऑटोमेटिक कर देते हैं। हमें जिस टाइम लाइट चाहिए, सुबह 4 बजे चाहिए लाइट, तो 4 बजे अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, उसमें कभी डिले नहीं होने पाएगा। बाकी सबसे मेजर कॉस्ट जो आती है अपनी, तो ये शेड जो बनाने में आती है ऊपर, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा। बाकी ब्रॉयलर फार्म वालों को यही दिक्कत होती है कि कैसे किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, तो उसमें मतलब कि ये वीडियो में आपको देख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या कैसे करना है। बाकी अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए होगी तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको हमारा नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ये एंगल की पट्टियाँ लगी होती है पूरे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इस साइड में ये एंगल की पट्टियाँ लगी हुई हैं। एंगल की पट्टियाँ के ऊपर ये 3 टायर का जो केस सिस्टम है ये लगा हुआ है,
इसमें जो मतलब 30 फीट की है, तो दोनों तरफ से 2.5 3 फीट छूटा हुआ है, सेंटर में छूटा हुआ है 4 फीट करीबन। और अच्छे इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं होती है। और अपना जब भी आप अपना ब्रॉयलर फार्म को लेयर फार्म में कन्वर्ट करने का सोचें, तो अपनी जो ज़मीन है उसको थोड़ा नीचे से डिग कराएँ, और उससे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा। पहले जो है हमारा फार्म जो है ऐसे सेम इसी तरीके का था, वो भी फार्म ये वाला। और इसमें जैसे है ये डीप लीटर पे, इसमें ब्रॉयलर के बर्ड्स पाला करते थे। इसमें पूरा ब्रॉयलर्स के बर्ड पाला करते थे। और अभी तो इसको समझ लीजिए एक तरह का गोडाउन बना रखा है हमने। सेम इसी तरीके का था, तो उसको मैंने मतलब आगे से 5 फुट, पीछे से 5 फुट छोड़ के अपना स्क्रैपर सिस्टम उसमें पूरा फिट करा लिया है। अपना बीट मैनेजमेंट ऐसे होता है कि उधर से जो बीट आ जाती है बाहर की तरफ, तो बीट को हम एक मोटर यहाँ पे रख रखा हुआ है, जो मोटर हमारा खींच के इसको दूसरी तरफ, मतलब कि जहाँ पे इसको सुखा के, यहाँ पे एक मोटर पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर ये मोटर पड़ा हुआ है। ये मोटर है, इसमें मैं अपना पड़ा हुआ ये पाइप के थ्रू अपना पीछे की तरफ बीट को पूरा रिलीज़ कर देता है। बाकी अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए कुछ, तो डॉक्टर साहब आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अच्छी वीडियो है, और लोगों को मुझे उम्मीद है कि इनकरेजमेंट इसे देख के मिला होगा, और वो भी अब ब्रॉयलर को लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हम 10,000 की फार्मिंग करेंगे, 20,000 की फार्मिंग करेंगे, वो भी छोटे छोटे शेड बना सकते हैं। खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, जैसे कि बताया गया कि जो ब्रॉयलर शेड बनाने में आएगा वो तो आएगा ही, उसके अलावा लेयर को कन्वर्ट करने के लिए 6-7 लाख रुपए का ये वाला खर्चा रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ब्रूडिंग होती है, जो लेइंग स्टेज तक हम इसे पालते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।